हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, SSC GD के लिए न्यू पैटर्न पे जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो 2020 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसी क्रम में आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट में लेके आ गया हूँ। मार्केट में नई बुक आ गई है, तो नया कंटेंट, नई बुक और नई शुरुआत करते हैं। कल रिजल्ट भी आ गया, आप सबने देखा भी होगा। जिसका हो गया उसको बहुत बहुत मुबारक, और जिसका नहीं हुआ है आप वहाँ से सीखिए और मेहनत कीजिए। देखिए कहाँ पे क्या कमी रह गई है, उसको सुधारिए, है ना। तो बिल्कुल करते हैं तैयारी खूब, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। जनवरी में आपका एग्जाम होना है, तो ज़्यादा वक्त है नहीं। आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस का रिवीजन करते रहिए, इसी से सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे ना। तो मैं GS का प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ, अभी हिंदी का है, और पर डे मैं आपको दोनों प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली दोनों के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मैं आपको कुछ बहुत ट्रिक्स भी बताता रहूँगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ओके, 20 क्वेश्चन होंगे, बस फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में इसको खत्म कर लिया जाएगा ना। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। अमृत का विलोम बताना है, विलोम अपोजिट बताना है। तो अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। वेरी सिंपल, अमृत का विष हो जाएगा। ओके, तो कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अमृत का हो गया विष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीत बताना है। तो अनुज का जो है विलोम आपको फिर से बताना है, विलोम बताना है, अपोजिट बताना है। अनुज का क्या हो जाएगा, अनुज का अग्रज हो जाएगा। अनुज का मतलब होता है जो बाद में जन्मा हो, और अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्मा हो। जा का मतलब जन्मने से होता है ना। अनुज का मतलब जो बाद में जन्मा है, और अग्रज का मतलब जो पहले जन्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्पाहारी का क्या हो जाएगा। अल्पाहारी के लिए बहुत आसान है, यहाँ पे भी अल्पाहारी आपको बताना है। अल्पाहारी, तो अल्पाहारी आप सबको पता होगा, जो कम खाता हो, जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी बोलेंगे, और जो फल खाता हो उसे क्या बोलेंगे, फलाहारी बोलेंगे। जो फल खाता हो ना, तो जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी। वह अगला देखेंगे, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। अन्य माता से, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है। तो इसको बोलते हैं अन्योदर। देखो नाम से ही जाहिर है, अन्य उदर। उदर का मतलब होता है पेट, अन्य के उदर से जन्मा है उसे बोलते हैं अन्योदर। और जो अपने खुद की माँ के पेट से जन्मा हो, मतलब एक ही माँ की दो संतान हो, है ना, मतलब आपके सगे भाई के लिए क्या बोलते हैं, सहोदर। मतलब सह का मतलब होता है समान, सह का मतलब समान और प्लस उदर, है ना। उदर, उदर का मतलब होता है पेट। तो समान पेट से जन्म लेने वालों को क्या बोलते हैं, सहोदर। और अन्य पेट से जन्म लेने वालों को क्या बोलेंगे, अन्योदर बोलेंगे। भाई के सेंस में होता है, सगे भाई और सौतेले भाई के सेंस में ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्क के लिए बेमेल शब्द आपको पहचानना है ना। देखो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद इतनी स्पीड में पढ़ाता हूँ कि आप इसको पढ़ते रहिए और ताबड़तोड़ रिवीजन कीजिए ना। मैं आपको ठीक ठाक स्पीड से पढ़ाता हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं है ना। यूट्यूब पर आपको इतनी तेजी से शायद ही कोई पढ़ाने वाला मिले ना। समझ में भी आएगा, स्पीड भी बढ़िया रहेगी, फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने भर का है ही नहीं ना। बहुत थोड़ा सा समय बचा, जनवरी में एग्जाम है, जनवरी आने में टाइम नहीं लगेगा। बस पढ़ते रहिए मन लगा के ना, कहीं पे टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए ना। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों में शेयर भी कर लेना ना। अभी क्योंकि इतना छोटा चैनल है, थोड़ा सा प्रमोट करोगे, ज्यादा व्यूज आएंगे तो मेरा भी थोड़ा सा साहस बढ़ेगा और मन करेगा वीडियो बनाने का ना। मैं दिन प्रतिदिन और अच्छी करने की कोशिश करता रहूंगा। देखते हैं, अर्क के लिए बेमेल शब्द आपको बताना है। अर्क के लिए बेमेल शब्द क्या है, तो बताना भाई अर्क का क्या क्या मतलब होता है, और दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मतलब नहीं होता है। तो अर्क का जो है मतलब अंतर नहीं होगा ना। 65 देख लेते एक बार। अर्क का मतलब 65 में, जस्ट वेट सॉरी। अर्क देखेंगे, अर्थ का 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्क का मतलब अंतर नहीं होता है। बाकी देखेंगे, काढ़ा होता है, सूर्य होता है, और अपवन भी होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो, है ना, सूर्य के पर्यायवाची की अगर हम लोग बात यहाँ पे कर लें, ये सब सूर्य के ही अंतर्गत आते हैं ना। अपवन, काढ़ा, सूर्य, ये सब अर्क एक तरह से सूर्य रोशनी के सेंस में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे रवि हो गया, सूरज हो गया, अर्क है, दिनकर है, प्रभाकर है, मार्तंड है। मार्तंड आप सब जानते हैं ना, मार्तंड तो जानते ही होंगे। मार्तंड ना, मार्तंड सूर्य को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, अंशुमाली बोलते हैं ना, अंशुमाली बोलते हैं, अंशुमाली। ये भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है, सविता होता है, सविता, सविता। देखो यहाँ पे अगर सरिता लिखा होता है ना, सरिता, तो सरिता किसका होता है, सरिता नदी का होता है, रिवर का होता है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना सरिता, तो ये रिवर का होता है, लेकिन सविता पूछेगा तो सूरज का हो जाएगा। ओके, मार्तंड और अंशुमाली ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्क का पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो अंतर अर्क का मतलब नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। अगला देखते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है यहाँ पे। तो कपड़े का पर्यायवाची आपको बताना है, यहाँ से बताएंगे। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, काफी ये भी आसान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसके बारे में लिखा, बहुत खतरनाक एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने। चलिए बताइए। तो हाँ जी, आइए। कपड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा है। तो कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा वशन। वशन इसकी बात कर रहे थे, तुलसीदास जी ने लिखा जब वो हनुमान जी जाते हैं वहां पे लंका में,
और वहां पे क्या कहते हैं, रावण बोलता है कि जो भाई साहब इनके हनुमान जी की जो पूंछ में, कहें कि हनुमान जी की पूंछ में, ये पूछ थी हनुमान जी की, इन्होंने कहा कि हनुमान जी की पूंछ में भाई कपड़ा लपेट दो। तो सारी लंका के लोगों ने कपड़े लपेटे ना, और क्या हुआ, सारे कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि जितने पूरे लंका के कपड़े थे सारा लपेट दिया, और जितना तेल था वो पूरा तेल भी डाल दिया ना। और फिर तुलसीदास जी ने चौपाई क्या लिखी, तो फ्रेंड्स तुलसीदास जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, उन्होंने जैसे कि मैं बता रहा था आपको, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वसन होता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं रहा न नगर वसन घृत तेला। रहा न नगर वसन मतलब लंका की बात कर रहे हैं, लंका में कोई वसन नहीं बचा, कोई इवन यहाँ तक वो कह रहे हैं कि तेल नहीं बचा। कहाँ नहीं बचा, तेल नहीं बचा, जो दिए थे लंका में, दिए, उन दियों में भी तेल नहीं बचा, सारा तेल लाके डाल दिया भाई साहब, खतरनाक है ना। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। कहाँ वो दिया दिया थोड़े देखने गए होंगे, कितना दिया में कहाँ तेल बचा है ना। तो रहा न नगर वसन घृत तेला, वसन बोलते, वसन मतलब कपड़ा, बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, ठीक है भाई। उसके बाद जंगल का थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। यहाँ पे जंगल का पर्यायवाची का मैंने एक आपको वीडियो डाला भी है, और उसके कुछ और बने मेरे पास रखे हैं वीडियो, मैं और डाल दूंगा, तो उनमें से आप देख लेंगे वाले जो मैंने डाले हैं। जंगल का कांतार होता है, विटप होता है ना, विपिन होता है, बाकी गगन आप जानते हो आकाश को बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लिखा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो बताइए, स्पेलिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुग्रहित होता है, मतलब गा में जो है ये वाली पाई लगती है, पहले तो ये स्पष्ट रखना, क्लियर रखना। अनुग्रहित में जो है गा में ये पाई लगती है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद गा में यहाँ पे भी लगी है और यहाँ पे भी लगी है, लेकिन यहाँ पे अनुग्रहित है। देखो आ को बड़ा कर दिया। तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब स्पेलिंग आपको करना हो ना, तो पहले सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना, बिना पढ़े मत करना, नहीं आपके गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे ना। आसान शब्द भी आप गलत करके आ जाओगे, आपको आता है तो भी आप एक बार जरूर देख लेना चारों ऑप्शन को, ठीक है। देखो इसी में आप गलती कर सकते थे, आप पता चला टप से मार के चले आते इसी को डी, बाद में तो ओ माय गॉड यहाँ पे तो आ की पाई लगी रह गई ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी, सही स्पेलिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा उसने तो मेरी आंख खोल दी। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, आपको बताना है कि मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो मुहावरे का अर्थ देखो यहाँ पे काफी अच्छा है ये वाला, भ्रम दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, या अंधकार दूर करना। अब देखो यहाँ पे बाकी में तो नहीं होगा, लेकिन अब ए और डी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, अंधकार दूर करना और भ्रम दूर करना। तो फ्रेंड्स देखो अंधकार दूर करना यहाँ पे कई सेंस में यूज होता है। यहाँ पे लिखा उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यहाँ पे होगा भ्रम को दूर करना होगा। आंखें खोलना का मतलब होता है भ्रम को दूर करना ना। तो बिल्कुल ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छा है। आंखें खोलना मतलब होता है भ्रम को दूर करना, ध्यान रखना। और फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी विशेषता मेरे प्रैक्टिस सेट की यही होगी, जो मार्केट की कोई सी भी किताब आप पढ़ लेते हो वहां पे प्रैक्टिस में बहुत सारी गलतियां होती हैं, एक भी क्वेश्चन मैं आपको गलत नहीं करवाऊंगा, अच्छे से काम करता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद में लेके आता हूँ। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है अपने आप में, है ना। आपको गलत कंटेंट से बचाने के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसके लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे मालूम है कितनी मुश्किल होती है ना। तो लिखा ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ आपको बताना है। 69 नंबर, ऊँट के मुंह में जीरा क्या होता है, देखो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना। अगला लिखा है कि ऊँट को जीरा खिलाना और पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो नहीं, इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा। ऊँट इतना बड़ा सा होता है, उसके मुंह में ना इतना बड़ा सा उसका तो मुंह ही होता है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा डालोगे, इतना बड़ा सा ऊँट ना। तो ऊँट के मुंह में जीरा, देख रहे हो ऊँट कितना खतरनाक बनाया हूँ, ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा होता है ना। अगला देखते हैं। अगला बताना 70 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही विकल्प को आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पे भरना है। लिखा है सिंहासन खाली करो कि डैश आती है। तो आती है मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी स्त्रीलिंग का आपको यूज करना। आती का मतलब स्त्रीलिंग से है, तो असुर तो आता है ना, और लोग यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा, सही से बोलने में सही नहीं लग रहा है। फिर देवता भी पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा जनता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो जनता क्या है, स्त्रीलिंग है, जनता आती है ना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर लिखा है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। फिर से आपको वही बताना है, भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बताइए, शब्द बताइए, बारिश डैश ठंड बढ़ गई। तो बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश के कारण, बारिश के द्वारा, या बारिश के लिए। तो बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, बिल्कुल सही है और बिल्कुल आसान भी है, बारिश के कारण। तो देखिए आसान पेपर भी बनता है, जो मेरिट इतनी ज्यादा जाती है तो कहीं ना कहीं पेपर भी आसान होता है। तो बहुत परेशान मत होना कि इतनी ज्यादा कटाव चलेगी, आसान पेपर भी है ना, थोड़ी सी बस मेहनत आपको करना है अच्छे से, आसान पेपर है ना। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है फ्रेंड्स, वो बताना है आपको कितने प्रकार से होता है। तो अगर हम इसकी बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, तो वाक्यों का जो वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होगा।
तो फ्रेंड्स अगला देखेंगे 71 क्वेश्चन देखेंगे, इसको देख लेना एक बार, अगर हो गया हो तो दोबारा से, क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी। 71 कह रहे थे आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना, बारिश डैश ठंड बढ़ गई। तो यहाँ पे सही जवाब हो गया था बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। इससे ऊपर वाला भी एक कर दे रहे हैं, देख लीजिए शायद छूट गया हो। अगला लिखा था सिंहासन खाली करो की डैश आती है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। इसका सही जवाब था जनता। सिंहासन खाली करो की जनता आती है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 71। तो 72 पे चलते हैं। आपको यहाँ 72 पे बताना था कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो चलिए यहाँ से करते हैं फिर से। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वाक्यों को जो वर्गीकरण है फ्रेंड्स वो दो प्रकार से होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर होता है, और एक होता है रचना के आधार पर। तो अगर हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और रचना की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। रचना के आधार पर देखो, रचना 3 अक्षर का ही है, 1 2 3। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो वर्गों अगर पूछा वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होगा, तो बोलेंगे 2 प्रकार से होगा, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। राइट, अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। 73 लिखा हुआ है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा उसको बताना। 73 का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। और सूर्य धन उदय का मतलब आ पहले इधर से आएगा और प्लस इधर से उ आएगा, यानी दूसरे बॉक्स के साथ पहला बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगर पूछे आपसे कौन सी संधि है तो गुण स्वर संधि है। इसकी ट्रिक मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। गुण स्वर संधि हो जाएगी फ्रेंड्स। जो अगर हम संधि की बात करें तो देखिए संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां होती हैं, और जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। इतना सा आप ध्यान रखना कम से कम कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे सूर्योदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, सूर्य धन उदय पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ जी, जस्ट वेट। हाँ, 74 लिखा, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो समास के पदों को अलग करना, 74 जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विग्रह हो जाएगा। समास के पदों को, जैसे हम लिखे राजपुत्र है ना, जैसे हम लिख दें राजपुत्र, तो इसको अलग करने का मतलब है राजा का पुत्र। आप क्या लिखोगे, राजा का पुत्र। तो इसको बोलते हैं अलग करना, तो इसे बोलेंगे समास का विग्रह हो गया। ओके, तो समास समझ आ गई बात। समास के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। कैसे होता है यार, इतना डिस्टर्बेंस होता है ना, मैं समझ जाओ सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ इसीलिए कि वीडियो जल्दी बन जाए, आसानी से शोर शराबा ना हो। लेकिन बहुत जल्दी उठ जाओ तो अगल बगल वाले शोर शराबा मचा रहे थे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई खेल रहा है, कोई फ्रेश होने जा रहा तो टॉयलेट में जा रहा, धर 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 पानी खोल दे रहा है। यार हालत खराब हो जाती है वीडियो बनाने में, है ना। और मतलब रात में बनाओ तो गाड़ी मोटर रात तक चलती रहती है, बहुत देर तक। तो मतलब नाना प्रकार की समस्या है ना, बहुत मुश्किल पड़ता है वीडियो बनना। अब या तो भाई इतना इंसान अमीर हो कि अपना बढ़िया सा लैब बनवा ले, अच्छी सी जगह पे ले ले, एक अच्छा कमरा ले ले, बढ़िया प्राइवेसी रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे ना। तो सब कुछ अभी तो दूर है, एनीवेज हो जाएगा। आप लोग कोऑपरेट करते रहना, सहयोग करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। तो फिलहाल तो बहुत मुश्किल आती है ना। मैं बात कर रहा था समाज की। तो फ्रेंड्स समाज जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना फिलहाल। और समाज की अगर बात करें तो समाज के पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज के पदों को अलग करना विग्रह कैसे अलग करना मैंने आपको समझा दिया फ्रेंड्स। और समाज की भी मेरे पास बहुत प्यारी सी ट्रिक है, मैं आपको जल्दी ही वीडियो बना के वो भी दे दूंगा। संधि और समास दोनों ना। 75 पे देखते हैं, बहुब्री समास का उदाहरण आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी बात कर रहा था समास 6 प्रकार के होते हैं, और बहुब्री समास ऐसा समास होता है। देखो समाज जो होते हैं ना वो पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं। तो जो बहुब्री समास होता है उसमें 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। जैसे राजा का पुत्र, अभी मैं बता रहा था, तो राजा हो गया और पुत्र हो गए, 2 पद हो गए ना। जैसे माता पिता, दिन रात, है ना, ये पद होते हैं। तो उसी तरह से तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा कि बहुब्री समास कौन सा होता है। तो बहुब्री समास ऐसे समास होते हैं जहां पर दोनों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा हो जाएगा, पंचवटी, चतुर्भुज, करुणपति या चरण कमल। आपको बताना 75 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि बहुब्री समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से नहीं है, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति से नहीं है। चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु जी कि कौन होता है, विष्णु भगवान के लिए चतुर्भुज यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे चतुर्भुज बोलते हैं। तो हमको लगता है कि बात हो रही इसकी, लेकिन बात इसकी नहीं होती। बात हो रही एक कोई भगवान है, विष्णु भगवान, है ना, बात उनकी हो रही, तो मतलब किसी अन्य पद की प्रधानता है, ध्यान रखना। राइट,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अन्य पद की प्रधानता जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, है ना, यहाँ पे पंकज हो गया, तो जहाँ पे किसी अन्य पद की जो बोल रहे हैं वो नहीं, उसका कुछ और, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण की बात चली, तो मतलब जहाँ पे अर्थात लगा के बोलना पड़े वहां पे बहुब्रीहि समास होता है ना। अगला देखेंगे, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बचपन से आप पढ़ते हैं, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलम धनकार, अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या होता है, अलम धनकार होता है। आभूषण इसका मतलब होता है, आप बचपन से इसकी परिभाषा खूब पढ़ो, जिस प्रकार वस्त्र मनुष्य के शरीर की आभूषण शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। बचपन से बहुत बार पढ़े हो ना, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला, तो बहुत आसान है, कार्य के कार्य करने, है, तो कैसे होगा, क्रिया ही होगा इसका। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। कार्य कैसे करोगे, राम जाता है, जाना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। वह सोता है, सोना क्या हो जाएगी, क्रिया। वह पढ़ता है, पढ़ना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, है ना। एनीवेज, अगला देखते हैं 78 से लेकर 80 तक फ्रेंड्स। यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, मैं इसको देखिए छोटा कर दे रहा हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हाँ जी मापना सभ्य इंसान की पुरानी सभ्यता, पुरानी फितरत का हिस्सा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों में ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही मापा जाने लगा, सर्दी को, गर्मी को, है ना, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को, और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ, इंसान के बुखार को मापने का। आपको बताना, कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया, और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि इतना इतना हो गया। आप देख लीजिए इसको पूरा पैसेज, इसको पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, आप, मैं एकदम धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें, और इसको मैं करने का आपको तरीका बता दूंगा। ओके, ऐसे ऐसे हो गया पैसेज है, देखते चलिए बिल्कुल आराम से, आप इसको रोक के देखिए, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है भाई, ये हो गया, ये पूरा पैसेज हो गया। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना, पैसेज करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो पैसेज करना काफी आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब 79 से लेकर 80 तक 3 क्वेश्चन आपके पैसेज से देखिए यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 79 की अगर हम लोग बात करें, 79 की अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे तो 79 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा होता है, काफी आसान है एकदम। आप देखोगे ना, पहली लाइन में मिल जाएगा, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत क्या है, मापना। देखो यहाँ पे पहले लिखा था, दिखाऊं, सब लिखा है, देखिए जस्ट वेट, हाँ देखिए, मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत है, क्या है, मापना, मापन, तो पहले लिख गया। उसके बाद यहाँ पे भी आगे जो लिखा है, पैमाना विकसित किया, और वहीं पे नीचे लिखा तापमान, शरीर का तापमान सामान्य ऐसे होता है, कह रहा है बुखार। आइए दिखाते हैं, बहुत आसान है ना, पैसेज खूब आसान आपको देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है ज्यादा होता है, इसका अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए ज्यादा लिखा है, शरीर का तापमान अगर इससे ज्यादा हो जाता है फ़ारेनहाइट होता है। फिर यहीं पे लिखा है कि समाज कहाँ गया भाई, हाँ जी, ऐसे हो गया सामान्य, और शरीर का तापमान ऐसे हो गया, ठीक है। फिर जरा देखेंगे यहाँ पे, बहुत सामने ही एकदम लिखा था ना, बच्चों के शरीर का तापमान होता है वो बड़ों से, यहाँ पे देखिए, हाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लोगों के शरीर का तापमान यहाँ पे बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये लिखा है ना, बड़ों के मुकाबले बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। तो बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं, इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे तो बस इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। तो बड़ों के मुकाबले बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। और 80 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है उसको देखेंगे, 80 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हम इसे जड़ मापक मान लेते हैं तो इसका ऐसे नहीं हो जाएगा, आप देख लेना, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है ना। इस तरह से ये वाला पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया। तो हिंदी और जीके का दोनों का प्रैक्टिस सेट मैं आज आपको दे रहा हूँ। जीके का मैंने पहले दे दिया, हिंदी का भी मैं अभी आपको ये वाला भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को सजाते रहिए, मेहनत से पढ़िए, है ना। मानते ही मेरिट ज़्यादा जाती है, लेकिन पेपर भी आसान होता है, किया जा सकता है ना। तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई बहन साथियों को भी प्रमोट कर देना, है ना। अपना खुद का चैनल समझ के इसको प्रमोट कीजिए ताकि ये थोड़ा ग्रो करे और मुझे और कॉन्फिडेंस आए, है ना। मुझे लगे कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं और मेहनत से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।